फंक्शनल फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में इंट्रोडक्शन और उसके बाद ये सब चैप्टर का ओवरव्यू है। फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है देखिए, पहला है कॉर्पोरेट लेवल, उसके बाद है बिजनेस लेवल और उसके बाद है फंक्शनल लेवल। तो फंक्शनल लेवल में क्या क्या आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो गया, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी हो गया, लॉजिस्टिक, रिसर्च डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसर्च, ये सब आ गया कहाँ पर, फंक्शनल लेवल पर। ठीक है, तो आप पूछिए कि जब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है, फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है। तो देखिए क्यों जरूरी है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी इसलिए ज़रूरी है। देखिए कॉर्पोरेट लेवल में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बिजनेस लेवल में भी क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पर असली इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर आता है, फंक्शनल लेवल पर। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल पर असली इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो फिर इसे एक स्ट्रैटेजी चाहिए ना, कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसीलिए फंक्शनल लेवल पर एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी आर डिजाइन टू हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी। देखिए फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आर डिजाइन टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट और बिजनेस। देखिए फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हेल्प करता है किसके लिए, जो कॉर्पोरेट लेवल है और बिजनेस लेवल है वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन द स्ट्रैटेजी एंड strategists have to provide direction to the functional manager regarding the plans and policy to adopted। ठीक है, इफेक्टिवली देखिए एक है इफेक्टिव और एक है एफिशिएंट। ठीक है, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या अंतर है मैं बता देता हूं। देखिए एक है इफेक्टिव, इफेक्टिव और एक है एफिशिएंट। एफिशिएंट, ठीक है, एक है इफेक्टिव और एक है एफिशिएंट। तो देखिए क्या हो गया, तो जब एक सीईओ, एक कंपनी का सीईओ जब एक स्ट्रैटेजी बनाता है, स्ट्रैटेजी एक जब सीईओ बनाता है, तो इसी सीईओ जो एक स्ट्रैटेजी बनाता है अगर वो मार्केट को रिसर्च करके बनाता है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सीईओ एफिशिएंट है। क्योंकि देखिए आप एक कोई ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ए है, ये है बी। तो आपका ए ऑर्गेनाइजेशन में बी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डील हो रहा है, तो इसी डील को कैसे हैंडल करना है, ये जो ए का सीईओ है इसको पता है, तो वो कैसे यहाँ पर हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सीईओ क्या हो गया कि एफिशिएंट। ठीक है, तो इफेक्टिव क्या हो गया, इफेक्टिव ऐसा हो गया कि ये जो स्ट्रैटेजी बना दिया कौन, सीईओ जो स्ट्रैटेजी बनाया है, तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो सीईओ मान लीजिए सीईओ तो एफिशिएंट हो गया ना, तो वो तो स्ट्रैटेजी बना दिया, तो उसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, कितना सही तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर लगाने में कितने सही तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, इसको जितना भी सही तरीके से करेंगे हम इसको क्या कहेंगे, जो फंक्शनल मैनेजर होगा यहाँ पर
जो फंक्शनल मैनेजर होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, इसको इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा। तो सीईओ हो गया एफिशिएंट, और यहाँ पर जो फंक्शनल मैनेजर है वो हो गया इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाया है अगर वो एफिशिएंट हो गया तो उसको एफिशिएंट स्ट्रैटेजी को अगर सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन द स्ट्रैटेजिस्ट हैव टू प्रोवाइड डायरेक्शन। स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो प्रोवाइड डायरेक्शन टू द फंक्शनल मैनेजर रिगार्डिंग द प्लान्स एंड पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। जो भी प्लान एंड पॉलिसी अडॉप्टेड होना चाहिए वो स्ट्रैटेजिस्ट, जो भी स्ट्रैटेजिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। ठीक है, In fact, effectiveness of a strategic manager depend critically on the manner in which strategies are implemented. ठीक है, यह क्या बोला है कि effectiveness of strategic management depends critically on the manner in which strategies are implemented. Effective implementation क्या बोला कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिपेंड, जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा वो क्या किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा, एक मिनट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्रिटिकली ऑन द मैनर इन हुई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड। जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो कितने सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी प्लेस टू इम्पोर्टेंट रोल। फंक्शनल स्ट्रैटेजी प्लेस टू इम्पोर्टेंट रोल, two important roles. Firstly, they provide support to the overall business. Firstly, they provide support to the overall business. Overall business को वो support करता है। और secondly, they spell out how functional manager will work so as ensure better performance in their respective functional area. ठीक है, वो बोलता है कि टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के टू इम्पोर्टेंट रोल क्या क्या है। फर्स्टली दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है। एंड सेकेंडली क्या करता है, स्पेल आउट हाउ फंक्शनल मैनेजर विल वर्क, कैसे फंक्शनल मैनेजर कैसे काम करना चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मतलब बेटर परफॉर्मेंस के लिए फंक्शनल मैनेजर कैसे काम करना चाहिए वो भी वो फंक्शनल स्ट्रैटेजी वो भी दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी इन फंक्शनल एरिया इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्ट। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी इन फंक्शनल एरिया कौन कौन सा है देखिए, एक हो गया मैंने पहले भी कहा था क्या क्या स्ट्रैटेजी हो गया फंक्शनल स्ट्रैटेजी। एक हो गया यहाँ पर दिया हुआ है, एक हो गया फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग है वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले ये सब एक इंडिविजुअली देखेंगे हम। ठीक है, देखिए पहला आ गया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या आ गया, नहीं वो एक रुक गया, छूट गया एक, हाँ नीड, ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर हमको बिजनेस लेवल मतलब फंक्शनल स्ट्रैटेजी बनाने का नीड क्या है, बिजनेस लेवल पे तो हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मतलब कॉर्पोरेट लेवल भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पर फिर से फंक्शनल लेवल में स्ट्रैटेजी बनाने का क्या नीड आ गया, देखिए रीजन आ गया। व्हाई फंक्शनल स्ट्रैटेजी आर नीडेड टू बी एनुमरेटेड एज ए फॉलो। देखिए पहला आ गया, functional strategy lay down clearly what is to be done at the functional level. They provide sense of a direction to the functional staff. फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या करते हैं, फंक्शनल स्ट्रैटेजी ले डाउन क्लियरली व्हाट इज टू बी डन, मतलब फंक्शनल एरिया में क्या होने वाला है वो फंक्शनल मैनेजर को ही पता है कि फंक्शनल स्ट्रैटेजी में फंक्शनल एरिया में जो भी मार्केटिंग हो गया कि अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल हो गया कि एचआर हो गया कि प्रोडक्शन क्या होने वाला है, वो उसी मैनेजर को ही पता होता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, दे प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द फंक्शनल स्टाफ। जो भी फंक्शनल स्टाफ है वो उनको
क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। दे प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द फंक्शनल स्टाफ। दे आर एम्ड टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड द बिजनेस लेवल। ये क्या करता है कि जो भी स्ट्रैटेजी बना हुआ है कहाँ पर, कॉर्पोरेट लेवल पर और बिजनेस लेवल पर, उनको कैसे इफेक्टिव तरीके से क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वो करता है कौन, कि फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में ये भी है कि नीड है, ठीक है। उसके बाद आता है दे एक्ट एज बेसिक कंट्रोलिंग एक्टिविटी इन द डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस। डिफरेंट फंक्शनल एरिया मतलब आ गया कि HR हो गया, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कि हमारा प्रोडक्शन हो गया। ये सब क्या होता है, दे आर कंट्रोलिंग एक्टिविटी। यहाँ सबको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी का ये नीड है कि ये सब जो HR हो गया, कि फंक्शनल हो गया, कि प्रोडक्शन हो गया, ये सबको कैसे कंट्रोल करना है, ये भी इसका एक नीड आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है दे हेल्प इन ब्रिंगिंग हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन एज दे आर फॉर्मुलेटेड अचीव मेजर स्ट्रैटेजी। एक मेजर स्ट्रैटेजी उसको अचीव करने के लिए उनके अंदर एक फंक्शनल और दूसरे फंक्शनल, मतलब प्रोडक्शन हो गया और अकाउंटिंग हो गया, इन दोनों के बीच में हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन रहेगा। मतलब देखिए, एक प्रोडक्शन हो गया, सेल भी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और मार्केटिंग और सेल भी हो गया, और अकाउंटिंग भी हो गया, ठीक है। ये पूरा साइकिल जैसा चलता है। अगर प्रोडक्शन हो गया कि मार्केटिंग वालों को पता नहीं, कि सेल हो गया कि अकाउंटिंग वालों को पता नहीं, तो कैसे चलेगा, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी हेल्प द फंक्शनल मैनेजर्स इन हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशन ऑकरिंग इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया इन कंसिस्टेंट मैनर। ये हो गया कि ये क्या हो गया कि अगर कहीं और से भी एक सिचुएशन, कहीं और से भी एक ऐसा सिमिलर सिचुएशन होता है, तो सिमिलर सिचुएशन होता है, एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, सिमिलर प्रॉब्लम आता है, तो ये जो स्ट्रैटेजिक फंक्शनल मैनेजर है वो वहाँ पर भी क्या करते हैं, ठीक से काम को चला पाते हैं, ठीक है। The top level strategy need to be segregated into viable functional plan and policy that are compatible with each other. In this way, strategies can be implemented by the functional manager. जो भी strategy है can be implemented functional manager को द्वारा वो इम्प्लीमेंट होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेवेंट टू ईच फंक्शन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर मान लीजिए हो गया, हमारा कोई नया रूल आ गया, कि कोई हमारा कंपटीशन आ गया, कि कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल कोई इशू हो गया, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि एनवायरमेंटल फंक्शनल स्ट्रैटेजी को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। पहला आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केटिंग इज ए सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड एक्सचेंज। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आ गया, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये कस्टमर है, ये क्या बनाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोमोबाइल्स बनाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये ऑटोमोबाइल्स बनाता है, अगर ये मार्केटिंग नहीं करेगा तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ए है और उसका एक कार आ रहा है, हमको खरीदना है, ठीक है। तो इसको मतलब इसके प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज एन एक्टिविटी, मार्केटिंग इट इज एन एक्टिविटी that creates and sustains exchange relationship among those who are willing and able to buy, sell product or service, satisfaction and even ideas.
मार्केटिंग ऐसा होता है कि मार्केटिंग ऐसा एक्टिविटी है, वो क्या है, दैट क्रिएट अ सोशल एक्सचेंज, जो एक्सचेंज क्रिएट करता है किसके बीच में, एक सेलर और एक बायर के बीच में एक एक्सचेंज रिलेशनशिप क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, मार्केटिंग रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इन मार्केटिंग इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डू व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली राइट एंड देन व्हाट इज इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। इन मार्केटिंग, मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए कि जो भी स्ट्रैटेजिकली राइट होना चाहिए उसी को करना है, नहीं कि कोई इमीडिएटली प्रॉफिटेबल है। हाँ, हमको हमको प्रॉफिट भी दिखना है, तो आपको आपको पहले दिखना है को जो भी मतलब आपको पहले दिखना है कि हम ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्या वो हमको स्ट्रैटेजिकली राइट है, हमको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा या नहीं। तो इमीडिएटली जो भी प्रॉफिटेबल होगा उसको मतलब उसको भी देखेंगे हम, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो इमीडिएटली प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं उसको भी देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजिकली राइट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटिंग इंक्लूड्स, मार्केटिंग इंड्यूसेस marketing induces or helps in moving people closer to making decision to purchase and facilitate a sale। ठीक है, मार्केटिंग क्या करता है कि मार्केटिंग जो सेलर हो गया कि बायर हो गया, इन दोनों को क्लोज लाता है कि वो सेल कर सके, ये भी परचेज कर सके, इन दोनों को क्लोज लाता है। ठीक है, मार्केटिंग इन रिसेंट डिकेड्स हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स। मार्केटिंग अभी नावेडेज ये क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हो गया कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रहा है, कि न्यू स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहा है, उनको भी सेल करने के उनको भी मार्केटिंग चाहिए। तो न्यू आइडियाज आ रहा है, उनको भी सेल करने के लिए वो भी मार्केटिंग चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, ह्यूमन का नीड बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा जो मार्केटिंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है किस मार्केटिंग करने के वक्त किस किस चीज़ को हम अटेंशन देना चाहिए। देखिए, आप मार्केटिंग करने के वक्त किस मार्केटिंग मैनेजर आ गया, तो मार्केटिंग मैनेजर चाहेगा कि हम जो सेल्स पर्सन है उनको हम कैसे ट्रीट करें। देखिए, वो क्या करेगा कि मार्केटिंग मैनेजर है, जो मार्केटिंग मैनेजर है कि वो सोचेगा कि इसी किसी चीज़ का हेवी मार्केटिंग चाहिए या लाइट मार्केटिंग चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मान लीजिए कोई एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। ठीक है, एक नेसेसरी प्रोडक्ट और एक है लग्जरी प्रोडक्ट। ठीक है, नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया और एक लग्जरी प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए, ऐसा नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया जो कि मान लीजिए सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसका भी लाइट मार्केटिंग भी होगा तो चलेगा, लाइट मार्केटिंग होगा तो भी चलेगा, इसे हम लाइट मार्केटिंग में बेच सकते हैं। बट कोई भी ऐसा हो गया कि डोब शॉप हो गया, डोब का शॉप हो गया, कि एक शैम्पू हो गया, ये हैवी कंपटीशन है, उनको हैवी मार्केटिंग चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ये मार्केटिंग मैनेजर का ये हो गया मार्केटिंग मैनेजर का क्या डिसीजन होगा कि यहाँ कहाँ पर हैवी मार्केटिंग होगा और कहाँ पर लाइट मार्केटिंग होगा। ठीक है, और सेकंड आएगा डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और टू बी यूज्ड वेदर टू यूज एक्सक्लूसिव डीलरशिप और मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यह हो गया क्या कि आप डिसीजन लेंगे, क्या आप एक्सक्लूसिव डीलरशिप में चाहेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सेल करेंगे। क्या आप एक्सक्लूसिव डीलरशिप पे चाहेंगे, क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ आप करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आ गया वेदर टू बी प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोअर। क्या आप प्राइस लीडर बनना चाहते हो या प्राइस फॉलोअर बनना चाहते हो। ठीक है, वेदर टू ऑफर
whether to offer complete whether to offer कंप्लीट वारंटी और लिमिटेड वारंटी, क्या आप कंप्लीट वारंटी देना चाहते हैं या लिमिटेड वारंटी देना चाहिए, ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, whether to limit enhance और शेयर ऑफ बिजनेस डोन विथ सिंगल और फ्यू कस्टमर्स, क्या आप कुछ मार्केटिंग कुछ ऐसा होगा कि आप क्या कुछ कस्टमर के लिए कर रहे हैं या सभी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ फ्यू कस्टमर के लिए कर रहे हैं या सभी के लिए, आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये मार्केटिंग मैनेजर सोचना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ फ्यू कस्टमर के लिए है या सभी कस्टमर के लिए। मान लीजिए जियो हो गया, ये तो हर कैटेगरी का कस्टमर के लिए ये जरूरी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कॉर्पोरेट ये जरूरी हो गया। मतलब उसी तरह से कोई स्कूल बुक हो गया कि कोई कॉलेज का बुक हो गया, वो 18 से 25 साल का जो लड़का है जो पढ़ता है वो उसी का ही फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद आता है whether to reward sales people based on state salary or state commission, क्या आप जो सेल्स पर्सन है उनको स्ट्रेट सैलरी देना चाहते हैं या स्ट्रेट कमीशन देना चाहते हैं और मिक्स देना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप सेल्स पर्सन को स्ट्रेट सैलरी देते हैं कि वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि सैलरी तो आ रहा है तो मैंने मार्केटिंग करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सही तरीके से नहीं बेचेगा। तो अगर आप उसको कमीशन दे दिया तो वो मतलब ऑन स्ट्रैटेजिकली वे में सेल करना चाहेगा। मतलब अगर उसको सेल करता है तो पैसा मिलेगा। तो इसी तरह से अगर कमीशन बेस कर दिया तो वो क्या सोचेगा, वो ऑन प्रोडक्टिव वे में सेल करना चालू कर देगा कि सेल बढ़ाना है तो मेरे को पैसा चाहिए तो सेल भी बढ़ाना है। इसीलिए क्या करते हैं ना, हमको कुछ फिक्स सैलरी देना चाहिए और कुछ कमीशन बेस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। पहले आप क्या करेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि क्या ज़रूरत है मार्केट को। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे क्या मार्केट किसी टारगेटेड मार्केट को आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब किसी एज बेसिस को आप टारगेट करेंगे कि किसी एरिया के आप टारगेट करके, ये हो गया क्या सिलेक्ट टारगेट मार्केट। उसके बाद आप मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करेंगे कि कैसे हम मार्केटिंग करेंगे। और उसके बाद हमको जो मार्केटिंग हम डेवलप कर लिया उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और मैनेज करेंगे, किसे इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मार्केटिंग प्लेज रोल इन कैरिंग आउट दीज ऑब्जेक्टिव्स बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग। देखिए, पहला आ गया डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर मतलब कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना है। तो जो वैल्यू डिलीवर करना है इसको कंपनी अकेला चाहेगा तो कभी भी कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी नहीं हो पाएगा। इसके लिए कौन कौन साथ में आना चाहिए, सप्लायर भी आना चाहिए और उसके साथ कंपनी भी आना चाहिए और उसके साथ कस्टमर भी आना चाहिए कि वो चाहेगा कि हमको क्या चाहिए और कंपनी बोलेगा कि हाँ ये कस्टमर को ये चाहिए तो मेरे को ये नीड है, तो सप्लायर उसी तरीके से उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। ठीक है, मार्केटिंग एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस सुपीरियर वैल्यू। मार्केटिंग एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस सुपीरियर वैल्यू टू फॉर द कस्टमर। इट नीड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट टू अकम्प्लिश दिस मार्केटिंग। देखिए ये कैसे क्या हो गया, ये सप्लायर भी आया साथ में, कंपनी चेन एक्टिविटी भी आया और कस्टमर भी आया। ये सब तीनों लोग साथ में आएंगे तभी कस्टमर को डिलीवरी मतलब वैल्यू कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ना, मार्केटिंग एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेन एक्टिविटी। मार्केटर्स आर चैलेंज टू फाइंड वे टू गेट ऑल द डिपार्टमेंट टू थिंक विथ फोकस ऑन कस्टमर्स। ठीक है, जो मार्केटिंग में और जो भी डिपार्टमेंट होगा वो सब किसके ऊपर, कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी करने में फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है
In its search of a competitive advantage, the firm needs to look beyond its own chain activity and into the chains to its supplier, distributor and ultimate customers. ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो गया, ये बोला कि look beyond its own chain activity and into the chains of its supplier, distributor and ultimate customer. This partnering will produce the value to the network. This partnering will produce the value to the delivery network. ठीक है, उसके बाद आता है कनेक्टिंग विथ कस्टमर. Connecting with the customer. To succeed in today's competitive marketplace, companies must be customer centric. जो कंपनी nowadays कंपनी क्या करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का नीड क्या है, उसी के बेसिस वो सॉल्यूशन लेके आता है. ठीक है, दे मस्ट विन कस्टमर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड कीप देम डिलीवरिंग ग्रेटर वैल्यू. कॉम्पिटिटर से पहले वो प्रोडक्ट बना देता है और सर्विस बना देता है और उसको कॉम्पिटिटर से वो जो कस्टमर है उनको छीन लेता है. ठीक है, तो विन कर लेता है. तो सिंस कंपनीज कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल कस्टमर्स इन गिवन मार्केट, दे मस्ट डिवाइड अप टू द टोटल मार्केट. कंपनी तो हर कंपनी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल कस्टमर इन गिवन मार्केट. एक मार्केट में ऑल तरह का कस्टमर को, सब तरह के कस्टमर को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करता है ना, डिवाइड अप टू द टोटल मार्केट को डिवाइड कर देता है. मार्केट सेगमेंट, चूज द बेस्ट सेगमेंट. मार्केटिंग टारगेट, मान लीजिए एक मार्केट है जहाँ पर क्या है, 0 से 10 साल का बच्चा भी रहता है और 10 से, मान लीजिए सभी को 10 से 50 साल का रहता है और 10 से 30 साल का और 30 से 60 साल का. हाँ, 30 से 60 साल का और 60 से अबव. तो एक कंपनी क्या करेगा, अगर उसका प्रोडक्ट ये देख लिया कि मार्केट में ये चीज़ है, तो उसके बाद कि वो क्या करेगा कि मार्केट सेगमेंट करेगा. उसके बाद मार्केट ये सेगमेंट हो गया. उसके बाद टारगेट मार्केट को टारगेट किया कि वो किस एज बेसिस को वो टारगेट करता है. कि मान लीजिए वो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो 10 से 30 साल का भी करेगा और 30 से भी 60 साल का भी करेगा. मान लीजिए वो एक क्या है, वो एक मान लीजिए एक पब्लिशर कंपनी है, मतलब बुक्स पब्लिश करता है. तो वो क्या टारगेट करेगा, 10 से 30 साल का भी टारगेट करेगा, 0 से 10 साल का भी टारगेट करेगा और 10 से 30 साल का भी टारगेट करेगा. मान लीजिए वो एक जो डायपर बनाने वाला, मेमी पोको पैंट्स जो है डायपर बनाने वाला है, वो क्या टारगेट करेगा, 0 से 10 साल का टारगेट करेगा. ये हो गया क्या कि टारगेट मार्केट. उसके बाद क्या आता है, डिजाइन एंड डिजाइन स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉफिटेबली सर्विंग चूजन सेगमेंट बेटर देन द कॉम्पिटिटर. उसके बाद वो क्या करेगा कि ये टारगेट कर लिया. उसके बाद पहले टारगेट कर लिया कि हाँ मेरे को 0 से 10 साल का जो बच्चा है उसको भी, उसी मार्केट को मेरे को टारगेट करना है. उसके बाद वो क्या करेगा कि कैसे वो प्रॉफिटेबल होगा. उसके बाद वो एक मार्केट पोजीशन स्ट्रैटेजी प्लान करेगा और देखेगा कि मैं इसी 0 से 10 साल का मैं तो अकेला नहीं, और भी कोई कंपटीटर होंगे, कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, वो मार्केट पोजीशन ही दिखाएगा. ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स. तो मार्केटिंग मिक्स में क्या आ गया, मार्केटिंग मिक्स क्या है,
मार्केटिंग मिक्स ऐसा है तो सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, मार्केटिंग मिक्स कोई भी नहीं, मार्केटिंग मिक्स है एक सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, कंट्रोलेबल वेरिएबल दैट द फार्म प्लान टू प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स इट वांट्स टू द टारगेट मार्केट, जो कि टारगेट मार्केट में जो कुछ भी करना है उसी से वो कंट्रोलेबल, उसी से वो जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स है उसी का ही पार्ट है वो मार्केटिंग, मतलब वो टारगेट मार्केट हो गया। वो टारगेट मार्केट में क्या करेगा उसी को हम क्या कहते हैं कि वो मार्केटिंग मिक्स है। मान लीजिए टारगेट मार्केट और टारगेट फिक्स हो गया तो वहाँ पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का वो जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, उसका प्राइस होगा, और उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या कहाँ पर, मतलब एक तो शोरूम जैसा कोई होगा ना, तो वो प्लेस भी होगा, और कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए प्रमोशन भी करना पड़ेगा, मतलब एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया क्या है, ये सब कंट्रोलेबल वेरिएबल सब मिलकर क्या बोल देते हैं, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, देन क्या करना पड़ेगा उसके बाद, द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट द फार्म कैन डू टू इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। मार्केटिंग मिक्स होता क्या कि फार्म कैन डू एवरीथिंग, तो उसके प्रोडक्ट को डिमांड आने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा, उसको क्या हम बोलेंगे कि ये है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, उसके मार्केटिंग मिक्स में 4P होता है, क्या क्या होता है देखिए, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। देखिए एक मार्केटिंग कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए, ठीक है, कस्टमर को जो चाहिए वो हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद कस्टमर को कहाँ पर चाहिए वो हो गया प्लेस। उसके बाद कस्टमर को किस प्राइस में चाहिए वो हो गया प्राइस। और कस्टमर कैसे जानेगा कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो हो गया प्रमोशन। इसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4P। दिस 4P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, एन इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम ब्लेंड्स ऑल द मार्केटिंग मिक्स elements into the coordinated program designed to the achieve company's marketing objective by the delivering value to the customer। ठीक है, द 4Ps आर फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, ये जो 4P हो गया, ये जो 4P हो गया, ये 4P हो गया मार्केटर्स एंगल। तो इसको हम जब कस्टमर के एंगल से देखेंगे, पहले आ गया प्रोडक्ट का, कस्टमर का सॉल्यूशन, और प्लेस का कस्टमर को प्लेस कन्वीनियंस होना चाहिए। मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए कि टाटा मोटर्स का एक न्यू ईवी आ गया है, क्या आ गया है, टाटा नेक्सन ईवी। तो वो क्या करेगा कि उसी आपका जो मार्केट है उसी मार्केट के आसपास में कोई एक क्या करेगा कि एक शोरूम होगा जहाँ पर ये गाड़ी, ये जो 4 व्हीलर अवेलेबल होगा। तो अगर आप रहते हैं यहाँ पर, और जो टाटा मोटर है वो तो जामशेदपुर में टाटा स्टील हो गया, वहाँ पर जहाँ पर होगा वो वहाँ पर ही अवेलेबल होगा। मतलब आप रहते हैं उड़ीसा में, तो आप जाएंगे पहले दिल्ली, वहाँ से लेकर आएंगे, आप लेकर आएंगे 4 व्हीलर। ऐसा तो नहीं होगा ना, कस्टमर को कन्वीनियंस भी होना चाहिए, मतलब उसी के आसपास ही उसको प्रोडक्ट अवेलेबल भी करना चाहिए। प्राइस हो, प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, हाँ, और जो ये जो प्राइस आ गया वो कॉस्ट में आ जाएगा। कस्टमर को ये इतना ही पैसा देना पड़ेगा, कस्टमर को वो प्राइस हो गया। और उसके बाद प्रमोशन, मतलब कस्टमर जानेगा, कैसे जानेगा, उसके कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो ये आ गया कम्युनिकेट, तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्राइस 4P है, उसी 4P है क्या, किसके एंगल से, मार्केटर्स एंगल से। और ये 4P के जो कस्टमर के एंगल से देखने से क्या होता है कि 4P से प्रोडक्ट हो गया कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस हो गया कस्टमर कॉस्ट, प्लेस हो गया कस्टमर कन्वीनियंस, और प्रमोशन हो गया कस्टमर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट क्या, कोई कंपनी गुड्स बेचता है और सर्विस बेचता है, वो
वो प्रोडक्ट होता है, उसी कंपनी का वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कंपनी ऑफर टू द टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी आर नीडेड टू द मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओवर टाइम, एडिंग न्यू वन एंड ड्रॉपिंग फेल प्रोडक्ट। वो क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या है ना, जो मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या करेंगे ना, एग्जिस्टिंग मार्केट को मेंटेन करेंगे और न्यू प्रोडक्ट इनोवेट करके लाएंगे, और जो भी फेल्ड प्रोडक्ट है, मतलब कुछ मतलब जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है उसको हटा देंगे। ये हो गया प्रोडक्शन मैनेजर का काम, ठीक है। The products can also be classified on the basis of industrial or consumer product। प्रोडक्ट को ऐसा भी क्लासीफाई करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट, पेरिसेबल प्रोडक्ट, ऐसा भी क्या करते हैं, ऐसा भी हम इसको क्लासीफाई भी करते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, एसेंशियल और लग्जरी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऐसा हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज। प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, कलर, ब्रांड, इज नेम, आफ्टर सेल सर्विसेज, ऐसे हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस है तो अच्छा है, तो उसी ये कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है, तो उसी कंपनी का कोई मतलब क्या है कि कॉस्ट कम हो जाएगा, कि साइज बड़ा हो जाएगा, कि कलर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इट डज नॉट मैटर वेदर डिफरेंशिएशन इज रियल, इट डज नॉट मैटर the differentiation is real or imaginary. Quite often the differentiation is psychological rather than physical, ठीक है। does not matter कि does not matter whether differentiation real or imaginary। ये कोई डिफरेंशिएशन ने ये मैटर नहीं करता है कि ये डिफरेंशिएशन रियल है कि इमेजिनरी है, कि ये छू के देखता है हाँ ये अच्छा है, कि छू के ये उसको लगता है अंदर से फील होता है ना ये प्रोडक्ट ही अच्छा होगा, ये डज नॉट मैटर। इट इज एनफ इफ कस्टमर आर पर्सुएड टू बिलीव दैट द मार्केटर्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये इट इज एनफ इफ customer are persuaded to believe that the marketer's product is different from other product। ये जो marketers है इसका product और different other marketers से other company के product से अच्छा है, जो अगर उसको फील आ गया तो वो उसी को ही खरीदेगा, ठीक है। वो आपका मार्केटिंग बन गया। शैम्पू इज डिफरेंट ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल शैम्पू इज डिफरेंट ब्रांड्स, मतलब कोई क्लीनिंग प्लस लगाता है तो कोई हेड एंड शोल्डर लगाता है, जिसको हेड एंड शोल्डर लगाना है तो वो क्लीनिंग प्लस नहीं लेगा। एक ही है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का सब है, तो कोई क्लीनिंग प्लस लगाता है तो कोई क्या लगाएगा, हेड एंड शोल्डर लगाता है, इसका चॉइस है। मतलब ये रियल है नहीं, ये इमेजिनरी भी होने से वो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू डेजिग्नेशन ब्रांड नेम टू देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। These are generally reinforced with legal sanction and protection. Brand enables customers to identify the product. Brand enables enable the customer to identify the product and the organization behind it। ब्रांड enable करता है क्या, कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड इट। हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब हाँ ठीक है अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। पतंजलि हाँ इसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, मतलब ब्रांड ही बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइसिंग। Pricing stands for amount of money customer have to pay। Price stands for amount of money customer have to pay to obtain the product। कस्टमर जो भी पैसा देगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको हम प्राइसिंग पॉलिसी प्राइस कहते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट का प्राइस कहते हैं, ठीक है। नेसेसरी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट टू द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, प्राइस, फ्लेक्सिबिलिटी, related items within a product line and item
of a sales. The price of a product it is its composite expression of its value. The price of a product कैसा होगा ना, composite expression, मतलब प्राइस तो ऐसे नहीं कि हम ऐसा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 10 रुपया लगा और उससे हम 2 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लिए और 12 रुपये में उसको बेच दिए, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या करेगा कि प्राइसिंग पॉलिसी ये एक प्राइस फिक्स करने का एक मतलब क्या है, एसेंशियल, मतलब ये एसेंस है कि आप कैसे किस तरह का प्राइस आप सिलेक्ट करते हो। मतलब वो जो प्राइस होगा वो किस तरह का होगा ना, देखिए वो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी होगा और मार्केट में डिमांड भी होगा, उसके साथ ऐड होगा, क्वालिटी भी ऐड होगा, रिलायबिलिटी भी ऐड होगा, सेफ्टी भी ऐड होगा। इस सबको मिलाकर जितना भी बनेगा उसी से ही उसका प्राइस फिक्स किया जाएगा। ठीक है। There are many type of a pricing strategy available. There are many type of a pricing strategy available for a marketer. For a marketer, choose for pricing product depending on the various factors. क्या क्या फैक्टर? Therefore, in an industry there would be organization with low cost। हाँ, इंडस्ट्री में एक है लो कॉस्ट प्रोडक्शन और एक है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। जो भी लो कॉस्ट, जिसका भी कॉस्ट लो होगा वो क्या होगा, एग्रेसिव मार्केटिंग प्राइसिंग पॉलिसी चूज करेगा। उसका तो प्राइसिंग लो है, उसका कॉस्ट तो लो है और उसका जो प्राइस है वो भी कम होगा, तो उसके मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। अगर उसका भी हाई कॉस्ट प्रोडक्ट हो गया, अगर उसके प्रोडक्ट में हाई कॉस्ट आ गया तो इसका क्या होगा, तो वो उसका प्राइसिंग को फॉलो करेगा, कभी भी वो ज़्यादा प्राइस से नहीं बेच पाएगा। ठीक है। लो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। दे एंजॉय मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइसेस। दे में ऑल्सो ऑफर सिलेक्टिव डिक्रीज इन प्राइस टू पुश देयर सेल्स। ठीक है। थियोरेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो अडॉप्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राइस सिलेक्ट करने के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसे ऐसे करता था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइसिंग वेयर मार्जिन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू डिटरमाइन इट्स प्राइस। इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट इज नॉट वेरी फिजिबल। मोर एंड मोर कंपनीज टुडे हैव एक्सेप्ट मार्केट प्राइस विथ माइनर डेविएशन व्हाइल फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। They reduce their cost in order to maintain their profit. They reduce their cost को reduce करते हैं, maintain their profitability। ठीक है। For a new product pricing strategy for entering market need to be designed and for that matter at least three objective। क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइस को सिलेक्ट करने में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए, आप कस्टमर सेंट्रिक, अगर आपका प्रोडक्ट क्या कस्टमर सेंट्रिक है या नहीं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो इसका प्राइस ऐसा सिलेक्ट करो कि आपको सफिशिएंट रिटर्न ही मिल पाए और ये कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है और उससे रिटर्न मिल पाए और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, और आपका जो मार्केट शेयर वो इंक्रीज हो जाए। इसी 3 ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए जब भी आप प्राइस सिलेक्ट करते हैं। 2 टाइप्स का प्राइसिंग है, 2 टाइप का प्राइसिंग पॉलिसी है। एक हो गया स्कीमिंग और एक हो गया पेनिट्रेट। एक हो गया स्कीमिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी और एक द पेनिट्रेट प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है। और एक हो गया पेनिट्रेट। तो स्कीमिंग क्या है ना, जो कस्टमर प्राइस के बारे में इनसेंसिबल बिल्कुल भी नहीं, इनसेंसिबल है, प्राइस के बारे में इनसेंसिबल है, बट वो क्या रखते हैं कि वो चॉइस रखते हैं कि फीचर्स और न्यू प्रोडक्ट और एक्साइटमेंट वाला प्रोडक्ट
वो है स्कीमिंग। और कस्टमर इसके लिए जो सेलर इसके लिए जो भी प्राइस फिक्स करेगा, कस्टमर उसको देने में कोई एतराज नहीं होगा उससे उसका, ठीक है। तो वेरी हाई प्राइस चार्ज करते हैं। मतलब मान लीजिए आईफोन को एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया आईफोन। आईफोन आ गया मार्केटिंग स्कीमिंग में, जो मार्केट मोबाइल फ़ोन का वो जो प्राइस है उसका तो हाई प्राइस 1,30,000 का प्राइस है। ये मतलब फ़ोन का प्राइस इतना नहीं होगा। वो जो मार्केटिंग का स्कीमिंग, ये जो प्राइसिंग जो फिक्स करते हैं वो स्कीमिंग से, मार्केटिंग स्कीमिंग के द्वारा प्राइस फिक्स करते हैं। वो स्कीमिंग मेथड में प्राइसिंग फिक्स करते हैं। और एक हो गया पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब लो कॉस्ट। पेनिट्रेट मतलब आप प्राइसिंग वेरी लो करेंगे। मतलब मान लीजिए जियो हो गया, जियो का जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो वेरी लो आ गया, तो इसीलिए वो पूरे मार्केट को कवर कर पाया, ठीक है। वो आ गया वेरी मतलब उसका प्राइसिंग पॉलिसी है पेनिट्रेट। उसके बाद आ गया प्लेस। प्लेस क्या होता है? प्लेस ट्रांसफर कंपनी एक्टिविटी दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर होगा उसको उसके पास किसी भी मतलब शोरूम हो गया, मतलब एक कार के लिए शोरूम हो गया, बाइक के लिए शोरूम हो गया, तो कोई भी प्रोडक्ट के लिए उसके उसके आसपास ही अवेलेबल करना है, टारगेट कंज्यूमर को आसपास ही अवेलेबल करना है, वो प्लेस का वो हो गया प्लेस में आता है, प्लेस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मार्केटिंग डिसीजन इज चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल, ठीक है। आप क्या करेंगे ना, आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर के आसपास ही अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट को कस्टमर को लाने के लिए 100 किलोमीटर दूर करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा कि वो उसका सब्सटीट्यूट देख लेगा, तो वो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या करेगा ना, जो प्रमोशन क्या करेगा कि कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि हाँ आपका ये प्रोडक्ट है, तो आप ये बेच रहे हो, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? प्रमोशन स्टार्ट फॉर एक्टिविटी हेल्प टू कम्युनिकेट। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कस्टमर के साथ कस्टमर को आप कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेट ना करने से कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि आप ये बेच रही हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी नीडेड टू कंबाइन इंडिविजुअल मेथड सच एज एडवर्टाइजिंग। क्या क्या होगा? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, और क्या हो गया पब्लिसिटी। ये सबसे पता चलेगा किसको, कस्टमर को पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट है, उसको हमको खरीदना चाहिए। वो क्या हो गया ना, पहला आ गया क्या, 4 तरह का आता है प्रमोशन। एक हो गया पर्सनल सेलिंग, दूसरा हो गया एडवर्टाइजिंग, तीसरा हो गया पब्लिसिटी, चौथा हो गया सेल्स प्रमोशन। पहले हम देखेंगे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में हो गया क्या, 1-to-1 एक्टिविटी, मतलब फेस टू फेस। एक पर्सन जब तक वो कस्टमर खरीद नहीं लेता तब तक उसी से साथ लगे रहेगा कि आप खरीदो, इस प्रोडक्ट का ऐसा है, इसका फीचर ऐसा है, इसका एडवांटेज ऐसा है, इसको खरीदो। ये हो गया पर्सनल सेलिंग, ठीक है। पर्सनल सेलिंग हाई कॉस्ट होता है, मतलब एक कस्टमर के लिए एक ही सेल्समैन, ठीक है। ये हाई कॉस्ट हो गया, तो सेल कॉस्ट हाई हो गया, अटेंशन हाई अटेंशन, कस्टमर का हाई अटेंशन हो गया। और पर्सनल सेलिंग सफर्स फ्रॉम वेरी हाई कॉस्ट, दस इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ये तो हाई कॉस्ट में हो गया, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको लार्ज नंबर में सेल करना है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या आ गया, एडवर्टाइजिंग में आ गया, एडवर्टाइजिंग क्या हो गया, एक नॉन पर्सनल, वो कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, वो नॉन पर्सनल इंटरेक्शन है। हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रमोशनल मेथड, जो टीवी में ऐड आता है, वो एडवर्टाइजिंग देने का मेथड क्या है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये हो गया एडवर्टाइजिंग। आप यूट्यूब देखते हैं, वहाँ पर भी ऐड होता होगा, ये हो गया क्या एडवर्टाइजिंग, ठीक है। मैगजीन, होर्डिंग, ये सब आ गया एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जो पब्लिशर है उनको पैसा देना पड़ेगा आपका आड छापने के लिए। एडवर्टाइजिंग इज लाइकली टू सक्सीड प्रमोशन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स इफेक्टिवनेस इज रेस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। क्या वो कस्टमर उसी एडवर्टाइज को देख के आया है
कि आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एक ऐसा इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या हो गया, जो एडवर्टाइजमेंट होता है सोशल मीडिया में, हाँ ठीक है, वो अगर नॉन पेमेंट बेसिस से होता है तो अब क्या आप इसको क्या करते हैं, कहते हैं कि ये पब्लिसिटी हो गया। मान लीजिए एक जो आ गया था कोरोना के टाइम पे बाबा का ढाबा, वो क्या है सोशल मीडिया में यूट्यूब में ऐसा छा गया कि बाबा के ढाबा हैवी हाई पब्लिसिटी हो गया, हाई पब्लिसिटी हो गया कि वो जो होगा वो बिना पैसों से होगा, बिना पेमेंट से होगा, जो उसको हम पब्लिसिटी कहते हैं, ठीक है। जो पब्लिसिटी होगा कैसा होगा, वो प्रेस रिलीज हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, रिपोर्ट स्टोरीज इन इंटरनेट रिलीज, ये सब हो गया पब्लिसिटी में आ गया। जो कि पब्लिसिटी हो गया एक एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या कहता है कि आपको सेल्स बढ़ाने में आपको क्या क्या तरीका अपनाना है, कुछ डिस्काउंट दे दिए, कुछ कैशबैक दे दिए, कुछ बाय वन गेट वन फ्री दे दिए, ये जो आपका ये जो स्ट्रैटेजी होगा ये सेल्स प्रमोशन ही हो जाएगा। बट नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड अंडर द पर्सनल सेलिंग, ये पर्सनल सेलिंग नहीं है। और एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट दे देना, ऑफर कुछ दे देना, बाय वन गेट वन, समर ऑफर और ऐसा कुछ दे देना, उसका हम क्या करते हैं, कहते हैं सेल्स प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग हो गया, पब्लिसिटी हो गया, और उसके बाद हमारा सेल्स प्रमोशन भी हो गया, सेल्स प्रमोशन भी हो गया। उसके बाद आता है एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग मिक्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, टिपिकली ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4P इन सम ऑफ द जो मार्केटिंग मिक्स में जो 4P था, 4P क्या क्या था, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये जो 4 तरह का 4P था मार्केटिंग मिक्स में, उसका हम एक्सपेंड करके क्या बना दिए, 4P थे और 3P ऐड कर दिए, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। जो भी पीपलिटी इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टर्स, जो ये जो भी एक्टिविटीज होगा वहाँ पर ह्यूमन ऑल्सो ह्यूमन मतलब ह्यूमन एक्टर भी वहाँ से जुड़ा होगा। प्रोसेस, द एक्चुअल प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड फ्लो एक्टिविटी, जो भी प्रोसेस होगा प्रोडक्ट को बनाने में, जो भी प्रोसेस होता है, और सेल करने में जो भी प्रोडक्ट को बनाने में नहीं, सेल करने में जो भी सेल करने में जो भी प्रोसेस होगा, वो भी प्रोसेस भी इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या होता है, द एनवायरनमेंट और एम्बियंस इन व्हिच द मार्केटिंग ऑफरिंग is delivered and where the farm and customer interacts,